हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आज हम लोग की मुलाकात हुई है और अभी के वीडियो में हम लोग उसी मराठा साम्राज्य के जो पार्ट पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मराठा साम्राज्य में हम लोगों ने शिवाजी के विषय में देखते हुए शिवाजी के विभिन्न विजय अभियानों को देखा था। यह भी देखा था कि 1657 ईस्वी आते आते वीर शिवाजी द्वारा किन किन किलों पे अधिकार किए गए। ओके, अब जैसे ही मैंने किले पे अधिकार की बात किया, आप लोगों को स्पष्ट होगा कि जैसे वीर शिवाजी द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे थे और उसमें एक एक करके धीरे धीरे बहुत सारी सफलता हासिल हो रहे थे, तो इससे इनके पड़ोसी राज्यों में बहुत ही विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, और उनमें से जो प्रथम विद्वेषी पड़ोसी राज्य था वह था बीजापुर। ठीक है दोस्तों, और इस बीजापुर का जो सुल्तान था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह द्वितीय। दोस्तों, यह शिवाजी के साथ बहुत ही ज्यादा जलेसी की भावना रखता था और यही कारण है कि इसने अपने सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी के खिलाफ विजय अभियान के लिए भेज दिया। परंतु मैंने बताया था कि जो अफजल खां था यह बहुत ही चतुर व्यक्ति था। यह जानता था कि जो मराठा प्रदेश है जहाँ पे शिवाजी का शासन है वह एक बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है और उस समय की स्थिति में शिवाजी के जैसा जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति था उसमें मतलब शिवाजी का कोई दूसरा दूजा नहीं था। ठीक है, यानी शिवाजी गोरिल्ला युद्ध पद्धति में बहुत ही सफल रणनीतिक माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि अफजल खां वहां पे बल से अधिक छल को सहारा लेता है और यही कारण है कि इसने अपने एक राजदूत जिसका नाम था कृष्णजी भट्ट नामक एक अपने दूत को शिवाजी के दरबार में भेजता है और यह प्रस्ताव भेजता है शिवाजी के पास कि दोनों दलों के यानी दोनों गुटों के एक एक नेता जो होंगे, ठीक है, एक एक सेवक के साथ बिना किसी हथियार के संधि स्थल पे पहुंचेंगे और वहां पे संधि में जो वार्ता होगी उसी के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि दोनों का जो संबंध है वह संधि के यानी बात विचार के आधार पर तय होगा या युद्ध के आधार पर तय होगा। ठीक है, परंतु जो शिवाजी हैं वह बहुत ही चतुर निकलते हैं और वे दुश्मन की लगभग हर चाल से परिचित थे। यही कारण है कि संधि में जाते वक्त अपने हाथ में बागनक्खा पहन रखा था। ठीक है, और जैसे ही संधि स्थल पर पहुंचते हैं अफजल खां द्वारा बातचीत के दौरान एक धारदार हथियार द्वारा वीर शिवाजी पे आक्रमण किया जाता है, परंतु वीर शिवाजी उसके झट से उत्तर देते हुए अपने जो बागनक्खा है उसके गर्दन में घुसेड़ देते हैं जिसके कारण दौरे पे ही अफजल खां की मृत्यु हो जाती है और इस अफजल खां की मृत्यु ने ही पूरे भारत में वीर शिवाजी को ख्याति प्रदान करा दिया। और इसके बाद मैंने बताया था कि जो औरंगजेब था जैसे ही उसको इस खबर की पता चली वह अब घबरा चुका था, क्योंकि 1657 ईस्वी के दौरान जो औरंगजेब मुगलों का दक्कन का सूबेदार हुआ करता था यानी अहमदनगर का जब सूबेदार हुआ करता था औरंगजेब, तभी से वीर शिवाजी के साथ उसका संघर्ष जारी था और 1657 ईस्वी में वीर शिवाजी और औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब के मध्य एक युद्ध भी हो चुका था जिसमें वीर शिवाजी पराजित हुए थे। परंतु जो औरंगजेब था 1657 ईस्वी से लेकर के 1660 ईस्वी के बीच तक उत्तराधिकार के युद्ध में इस कदर फंस जाता है कि वह वीर शिवाजी के अभियानों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है। ओके, और यही कारण है कि जो वीर शिवाजी है वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य को क्रमशः प्रगति के मार्ग पे ले जाते हैं और अब तक की जो स्थिति हो गई थी 1659 ईस्वी तक की, यह औरंगजेब के लिए बहुत ही भयावह स्थिति थी। यही कारण था कि औरंगजेब अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसी उद्देश्य से इसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। अब देखिए यहाँ पे औरंगजेब की जो नीति है उसको, ठीक है दोस्तों, औरंगजेब पहले हम लोगों ने देखा था कि जो बीजापुर यानी जो पड़ोसी राज्य हुआ करता था मराठों का, उसकी नीतियों को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वीर शिवाजी से निपटने की कोशिश किया, उनके विजय अभियान को रोकने का प्रयास किया, मगर यह उसमें असफल रहा। ओके, अब हम लोग देखते हैं औरंगजेब की नीतियों को, भला यह सफल होता है या असफल। ओके, इसने 1660 ईस्वी में अपने ही मामा शाइस्ता खां को बंगाल जो कि बंगाल में रहता था उसे दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार नियुक्त करके उसे
शिवाजी के खिलाफ विजय अभियान के लिए भेजा। 1663 ईस्वी तक शाइस्ता खां अपने विजय अभियान के क्रम में पूना, कल्याण, चाकन एवं कोंकण के प्रदेशों पे, कोंकण क्षेत्रों पे या कोंकण के किलों पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, परंतु एक रात क्या हुआ था कि पूना के किले में शाइस्ता खां अपने डेरा डाला हुआ था। उसी समय वीर शिवाजी द्वारा गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए अपनी पूरी सैन्य शक्ति के द्वारा इस पे अटैक कर दिया जाता है। रात का समय होने के कारण यह अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उनका डटकर सामना भी नहीं कर पाता है। हालांकि यहाँ से शाइस्ता का भाग निकलने में कामयाब होता है, परंतु इसका जो पुत्र रहता है जिसका नाम था फतेह उल दाऊद, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, फतेह उल दाऊद। ठीक है, यह शिवाजी के गिरफ्त में आ जाता है और शिवाजी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यह औरंगजेब के अभियान के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसकी पता जैसे ही औरंगजेब को चलती है, वह शाइस्ता खां पे बहुत गुस्सा होता है और उनको दक्कन की सूबेदारी से हटा करके बंगाल का सूबेदार बना देता है। ठीक है, अब औरंगजेब यहाँ पे अपना अगला कदम बढ़ाने ही वाला था। ठीक है, तब तक शिवाजी द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तमाचा खींच दी जाती है। किसके गाल पे? औरंगजेब के गाल पे। ओके, वह क्या था? तो 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सूरत की लूट की जाती है। सूरत की लूट। ठीक, इस लूट में शिवाजी ने लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति मराठावाड़ क्षेत्र लाया जाता है। ठीक है, और सूरत जो हुआ करता था वह मुगलों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, जहां से बहुत ही अधिक संपत्ति मुगलों को प्राप्त होती थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि शिवाजी द्वारा एक कूटनीतिक चाल चलते हुए सूरत में जो व्यापारिक कंपनियां थी, ठीक है, यूरोपीय जो कंपनियां स्थापित थी वहां पे, उसको किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाया जाता है, जिसके कारण वहां के जो यूरोपीय कंपनी थे, यूरोपीय व्यापारी थे, उनके द्वारा भी और जो शिवाजी थे इनके मार्ग में किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं अटकाया जाता। ठीक है दोस्तों, अब जैसे सूरत की घटना का पता चलता है औरंगजेब को, अब तो इसके मानव बर्दाश्त की हद ही हो गई थी। अब इसने क्या किया कि जो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रांतपति हुआ करते थे जय सिंह, ठीक है, जो कि आमेर के शासक भी थे, वह मुगल दरबार में मनसब प्राप्त व्यक्ति थे। यही कारण था कि औरंगजेब ने उनको अपना मोहरा बनाया और जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ विजय अभियान के लिए भेजा। 1665 ईस्वी में जय सिंह दक्कन के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है, और जब 1665 ईस्वी में जय सिंह शिवाजी के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो शिवाजी और जय सिंह दोनों के मध्य एक भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध में जय सिंह जो था वह विजयी होता है और शिवाजी पराजित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां में देखिए जैसे ही शिवाजी की पराजय होती है जय सिंह के हाथों, शिवाजी को एक बहुत ही शर्मनाक संधि के लिए राजी होना पड़ता है, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति थे। अतः जो भी कहेगा जय सिंह उसे मानना पड़ेगा, नहीं तो जो शिवाजी के सैनिक थे उसके गिरफ्त में उसे छोड़ता नहीं। जो कब्जा में क्षेत्र आ गया था जय सिंह का, वह भी उन्हें वापस नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे दोनों के मध्य एक संधि होती है। यह संधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, उस संधि में 3 शर्तें डिसाइड की गई थी। उन 3 शर्तों में पहला शर्त यह था कि जो 35 किलो पे अधिकार था शिवाजी, ठीक, उनमें से जो 23 किलो पे अधिकार किया था शिवाजी ने, जो कि मुगलों के थे, उन्हें मुगलों को पुनः वापस कर दिया गया और मात्र 12 किलो पे ही अब शिवाजी के अधिकार रह गए। दूसरा शर्त यह था कि शिवाजी की जो उपस्थिति है वह मुगल दरबार में अनिवार्य नहीं की गई, परंतु जो उनके बड़े पुत्र संभाजी थे उनको 5000 रुपए का मनसब प्रदान किया गया। ठीक है, और उनकी जो उपस्थिति है वह मुगल दरबार में अनिवार्य कर दी जाती है। और जो तीसरा शर्त था वह यह था कि जब जब मुगलों द्वारा बीजापुर राज्य पे अटैक किया जाएगा तब तब शिवाजी को उस आक्रमण में मुगलों को सहयोग प्रदान करना होगा। ठीक है, शिवाजी को यहाँ पे मजबूरी थी इन शर्तों को मानने की और यही कारण था कि शिवाजी ने इस पे सहमति भी प्रदान कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो वे लिखाने वाली तो कोई बातें है नहीं, वे जैसे ही मैंने बोला उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद आगे यह होता है कि जैसे ही संधि समाप्त हो जाती है, जय सिंह का जो पुत्र है राम सिंह, वह शिवाजी से आग्रह करता है कि आप मुगल दरबार में चलिए। ठीक है, औरंगजेब द्वारा आपको मुगल साम्राज्य का जो राज दरबार है उसमें उचित स्थान प्रदान करवाया जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग
आप पे विजय हासिल कर सकते हैं तो मुगल साम्राज्य पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके साथ मुगल दरबार में किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है तो हम लोग होंगे, ठीक है, आपका वहां पे भरपूर स्वागत किया जाएगा। मतलब शिवाजी को इस प्रकार से मोटिवेट किया गया कि शिवाजी भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गए। और यही कारण था कि शिवाजी अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही मुगल दरबार में पहुंचते हैं, मुगल शासक जो हुआ करता था औरंगजेब, उसके द्वारा इनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। ओके, इनके साथ अभद्र व्यवहार करता है औरंगजेब और मुगल दरबार में इनको उचित स्थान भी नहीं दिया जाता। यही कारण है कि औरंगजेब की नीतियों का शिवाजी ने विरोध करना आरंभ कर दिया, क्योंकि शिवाजी एक बहुत ही स्वाभिमानी और वीर टाइप के व्यक्ति थे। यह कहीं भी हिचकिचाते नहीं थे। जहां भी इनके साथ अन्याय होता था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा ये तैयार रहते थे। और ऐसा हुआ भी। इन्होंने जैसे ही विरोध किया औरंगजेब का, औरंगजेब के ही घर में यदि उसका कोई विरोध करे तो भला औरंगजेब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। और यही कारण था कि औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी दोनों को आगरा का जो जयपुर महल हुआ करता था, जो कि राम सिंह का निवास स्थान था, उसी में इन दोनों को कैद करवा दिया। ओके, औरंगजेब की मतलब इतनी सिक्के चलते थे, मतलब औरंगजेब की इतनी शक्तियां थी, ओके, जिसके कारण राम सिंह ने भी उसका विरोध नहीं किया। हालांकि बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे शिवाजी के साथ, परंतु वहां पे इनके किसी भी प्रकार की कूटनीति नहीं चली और अंततः इन दोनों को वहां पे कैद होकर रहना पड़ा। 2 साल तक इन लोगों ने उस महल में कैद रहा, ठीक है। अंततः ये किसी भी तरह करके वहां से निकल सके, ठीक है। 2 साल बाद यानी 1665 ईस्वी में ये लोग गए थे मुगल दरबार में, ठीक है। 1668 ईस्वी तक ये लोग कैद हुए थे उसमें। उसके बाद यहाँ से भाग करके ये लोग पुनः मराठावाड़ क्षेत्र चले जाते हैं, ठीक है। और मराठावाड़ क्षेत्र जाकर के सर्वप्रथम जिन जिन किलों पे मुगलों का दोबारा अधिकार हुआ था उसको पुनः जीतते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी लूट करते हैं, ठीक है। सूरत की जो प्रथम लूट थी 1664 ईस्वी में हुई थी और सूरत की जो दूसरी लूट थी वह 1670 ईस्वी में किया गया। ओके दोस्तों, और देखिए इसके बाद हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि किस प्रकार से 1674 ईस्वी में वीर शिवाजी द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया जाता है और राज्याभिषेक उनका जो है किस पंडित द्वारा किया जाता है। तो ऐसे करके हम लोगों ने सारे तथ्यों को देखने का प्रयास किया। ओके दोस्तों, अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मराठा साम्राज्य के जो शासक थे शिवाजी, ठीक है, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था वह किस प्रकार का था, ठीक है। उसमें जितने भी मंत्रीगण थे, ठीक है, उनके क्या क्या नाम थे, उनके क्या क्या कार्य है, उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे और आखिरकार हमें स्पष्ट हो जाएगा कि अष्टप्रधान क्या होता है। ओके दोस्तों, तो इन सभी बातों के साथ हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से ब्रेक लेता हूं, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ओके, जय हिंद।